नमस्कार दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें अब तक हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। जानकारी ज़्यादा होगी, लंबा वीडियो होगी, 2-3 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं। ये इस प्रकार की रचना है अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। आप लोग एटलस में देखिएगा। इसके जो नॉर्थ में है, यहाँ पर आपको भूमध्य सागर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्वेज नहर है, ठीक है। यहाँ पर लाल सागर है और लाल सागर के बाद में ये अरब सागर या फिर हिंद महासागर आ जाएगा, ठीक है। हिंद महासागर के पास में यहाँ पर एक बड़ा सा द्वीप है जिसको मेडागास्कर द्वीप कहते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उसके बाद में इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका आसपास का जो सागरीय क्षेत्र है विस्तृत है और बीच में ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, ठीक है। चलो हम लोग इसकी और सामान्य जानकारी, जैसे इस महाद्वीप से 0 डिग्री इक्वेटर जो विषुवत रेखा है वो मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री मकर रेखा भी गुजरती है साउथ से, और 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ क्षेत्र से यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसका मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं इस महाद्वीप से, ठीक है। ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। एक और ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ से GMT लाइन भी गुजरती है, ग्रीनविच समय रेखा जो होती है, ठीक है। वो रेखा भी यहाँ से गुजरती है। तो ये यहाँ से है, और GMT रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा का जो मिलन बिंदु है वो गिनी की खाड़ी में, ये इस वाला ये जो एरिया है ये वाला, ये गिनी की खाड़ी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग सामान्य जानकारी के बाद में। इम्पोर्टेंट कौन कौन से पॉइंट हैं इसके, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में भी दूसरा और जनसंख्या में भी दूसरा। जनसंख्या और क्षेत्रफल में पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है, हम लोगों ने मैप में देखा था। इस महाद्वीप का अधिकतम भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, अतः इसे गर्म मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध या फिर उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे हम लोग, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, और भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री और कर्क रेखा के जो मध्य वाला क्षेत्र है उसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं, क्योंकि इस महाद्वीप के मध्य से होकर 0 डिग्री रेखा गुजरती है, तो उत्तर वाला पार्ट 23.5 डिग्री और दक्षिण का 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, इसलिए इसको गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। यह महाद्वीप सभी 4 गोलार्धों में स्थित है, ठीक है। जैसे GMT लाइन गुजरती है और 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है, तो चारों महाद्वीप आ गए ये, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, चारों महाद्वीप आ गए। ये GMT लाइन रेखा होगी, GMT रेखा और 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो एकमात्र महाद्वीप है जो जिसके अंदर चारों गोलार्ध अवस्थित हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मानव जीवन का विकास सर्वप्रथम इसी महाद्वीप से हुआ था, ठीक है। अतः इसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। सर्वप्रथम मानव का विकास इसी महाद्वीप से माना जाता है, इसलिए इसको मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। यह एक पठारी महाद्वीप है, बहुत ज़्यादा इस महाद्वीप पर सर्वाधिक आपको पठार मिलेंगे, इसलिए इसको पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। अतः इस महाद्वीप की नदियाँ पठारी क्षेत्र से गिरते समय जलप्रपात का निर्माण करती है,
करती है, अतः इस महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जहाँ पर पठारी संरचना होती है वहाँ पर वाटरफॉल निर्माण की उत्तम कंडीशन यानी अच्छी कंडीशन पाई जाती है, और जहाँ पर अच्छी कंडीशन होगी जलप्रपात निर्माण की, वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी अधिक होगी। तो इस दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप को जल विद्युत उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक अनुकूल स्थिति या फिर परिस्थितियाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह महाद्वीप विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ठीक है। गरीबी ज़्यादा है, पिछड़ापन ज़्यादा है, तकनीक कम है, अतः इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंटल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी के बाद में हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। पहले मैप पर देख लेते हैं। पहला एटलस, ये देखिए इस प्रकार यहाँ पर एटलस है, भूमध्य सागर के तटीय इलाके में या फिर अटलांटिक ओशन के तटीय इलाके में ये यहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा लोमा पर्वत, ये यहाँ पर है गिनी की खाड़ी के ऊपर। तीसरा डेकन्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका देश है, यहाँ अवस्थित है यहाँ पर ये। चौथा किलिमंजारो, ये 4 नंबर पर किलिमंजारो है। केन्या पर्वत 5 नंबर का ये केन्या पर्वत है, केन्या में अवस्थित है। छठा रुवेजोरी, ये बीच में रुवेजोरी पर्वत अवस्थित है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एटलस पर्वत, यह नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, जिसका निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है। यह पर्वत मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में स्थित है। इसका सर्वाधिक या ज़्यादातर जो विस्तार है वो तीन देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टॉबल के है, ठीक है। टॉबल या टॉबकल भी कहा जाता है इसको, टॉबकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत क्षेत्र में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आयरन और येलो एस्क है या फिर गोल्ड है, ठीक है। इस प्रकार के कोबाल्ट है, ये धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। दूसरा पर्वत देखते हैं हम लोग, लोमा पर्वत, ठीक है। यह पर्वत मुख्यतः सिएरा लियोन तथा गिनी में स्थित है। ये जो गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सिएरा लियोन एक छोटा सा देश है और गिनी देश है, इसके अंदर इसका विस्तार है। इस पर्वत से नाइजर नदी निकलती है। नाइजर नदी हम लोग नदियों में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट नदी है अफ्रीका की। इसको ऑयल रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और गिनी की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है। नाइजर नदी का उद्गम लोमा पर्वत से होता है। बिन तुमानी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। बिन तुमानी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला पर्वत देखते हैं, डेकन्सबर्ग पर्वत। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। एटलस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो नवीन वलित पर्वत है, और डेकन्सबर्ग प्राचीन वलित पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी लेनियाना है, ठीक है। लेनियाना डेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत से ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। इम्पोर्टेंट है ये ऑरेंज नदी, ठीक है। ये मुहाना बनाती है हिंद महासागर में, आगे देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा पर्वत किलिमंजारो पर्वत, यह तंजानिया में स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ये, तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। सबसे ऊंचाई वाला पर्वत किलिमंजारो है। यह पर्वत पूर्वी अफ्रीका ब्रंज घाटी के पास स्थित है, ठीक है। अफ्रीका की मान ब्रंज घाटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ इसका विस्तार है। इसके पूर्वी ब्रंज घाटी के पास स्थित है, इसका मतलब इस तरफ ये अवस्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस पर्वत पर पाए जाने वाले हिमनद निरंतर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो इक्वेटर के पास में है, ठीक है, 0 डिग्री के पास में है। और यहाँ पर ये पर्वत अवस्थित होने के कारण पर्वत यहाँ पर अवस्थित है, और यहाँ अवस्थित होने के साथ ही इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है, चोटी वाला क्षेत्र है पर्वत का, वहाँ पर ग्लेशियर मिलेंगे आपको। जबकि हम लोग इक्वेटर के क्षेत्र में बहुत कम ऐसा देखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ग्लेशियर की संभावना बहुत कम बनती है। लेकिन
किलिमंजारो जो पर्वत है इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसके जो पीक क्षेत्र है, चोटी वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला हाईएस्ट ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ग्लेशियर की अवस्थिति मिलेगी। इस जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये पिघल रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, केन्या पर्वत। ठीक है, 5 नंबर पर यह ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखिए। किलिमंजारो के बाद में केन्या यानी कि आप ध्यान रखिए, किलिमंजारो और केन्या दोनों ज्वालामुखी पर्वत है। वो पहले नंबर पर था ऊंचाई में, ये दूसरे नंबर पर है। यह विषुवतरेखीय क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ गहन वनस्पति जैव विविधता पाई जाती है। यह केन्या राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर आपको केन्या राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, वर्ल्ड हेरिटेज है ये। इस पर्वत पर हिमनद जो निरंतर पिघलते जा रहे हैं, दोनों के बारे में पढ़ा हम लोग, सेम विशेषता है। ठीक है, अगला पर्वत देखते हैं हम लोग, रुवेजोरी पर्वत। ठीक है, रुवेजोरी पर्वत, यह पर्वत कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जिसको DRC बोलते हैं। ठीक है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा में स्थित है। इनका विस्तार 2 देशों में है, एक तो कांगो जिसको जायरे देश भी कहा जाता है, जायरे और युगांडा में स्थित है। यह ज्वालामुखी पर्वत है जो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में के पास स्थित है। ठीक है, यह अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ऊंचा पर्वत है तीसरा। पहले नंबर पर हम लोगों ने किलिमंजारो पढ़ा, फिर केन्या और तीसरा रुवेजोरी पर्वत। विषुवतरेखीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः यहाँ रुवेजोरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसको संरक्षण यानी प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस पर्वत पर तांबे तथा कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, कोबाल्ट और तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं इस पर्वत में। इस पर्वत पर पाए जाने वाले हिमनद नील नदी के प्रमुख जल स्रोत हैं। ठीक है, नील नदी का जो उद्गम होता है, आपको पता होगा नील नदी 2 रूप में आती है, एक नील या फिर ब्लू नील और दूसरे को वाइट नील कहते हैं। ठीक है, जो इनका जो मुख्य सोर्स है जल का, वो ये हिमनद है। इन्हें चंद्रमा के पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ग्लेशियर है और ग्लेशियर के कारण ये रात में चमकते हैं और चमकने के कारण इसको चंद्रमा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इस प्रकार हम लोगों ने अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन से थे एक बार देख लेते वापस। एटलस, ठीक है, एटलस यहाँ पर अवस्थित है मुख्यतः। ठीक है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और यहाँ पर इसका विस्तार है। लोमा पर्वत, डेकन्सबर्ग यहाँ पर है, लोमा यहाँ पर है। ठीक है, किलिमंजारो, केन्या और रुवेजोरी जो ये तीनों पर्वत है ना, ये ज्वालामुखी है, वॉल्केनो पर्वत है। ठीक है, किलिमंजारो, केन्या और रुवेजोरी पर्वत। डेकन्सबर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पुराना नवीन वलित पर्वत है। लोमा और एटलस ये दोनों यहाँ अवस्थित पर्वत, ये गिनी की खाड़ी के किनारे है, तट के पास में। ठीक है, और ये ऊपर भूमध्य सागरी के तट के आसपास में विस्तृत पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत देखिए दोस्तों, ये तीनों ये इक्वेटर के पास में है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग, इक्वेटर के पास में इनकी अवस्थिति है और यहाँ होने के बाद में भी तीनों के ऊपर ग्लेशियर मिलेगी आपको। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। पर्वतों के बाद में हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पठार। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पठार पहले हम लोग लोकेट कर लेते हैं मैप में, कहाँ कौन सा पठार अवस्थित है। इस प्रकार से इसकी रचना है अफ्रीका महाद्वीप की। पहला है फाउटा जालौन पठार, ये यहाँ पर है देखिए दोस्तों। ठीक है, दूसरा जोस का पठार, ये यहाँ पर है। तीसरा कतांग का पठार, ये यहाँ पर है इक्वेटर के पास में। तीसरा बी का पठार, ये रहा चौथे नंबर पर ये रहा बी का पठार। ठीक है, पांचवा वृहद कारू का पठार, ये नीचे है। छठे पूर्वी अफ्रीकन पठार, ये पूर्वी अफ्रीकन पठार क्षेत्र। और सातवां इथोपियन उच्च भूमि, ये जो है ना, ये उच्च भूमि इथोपियन उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पठारों की अवस्थिति है। ठीक है, इसके कारण इसको पठारों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है।
एक एक करके हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पठार फाउटा जालौन पठार, ठीक है। गिनी में स्थित पठार जो पश्चिमी अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करते हैं, ठीक है। जल विभाजक का तात्पर्य है ना, पठारी संरचना आप लोग देखोगे ना इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार की रचना दिखेगी। अगर बीच की जो भूमि है वो ऊपर उठ जाएगी तो इस तरफ वाला जल इस तरफ जाएगा और यहाँ से जो जल का स्रोत है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से दोनों तरफ में विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ का जल इस तरफ नहीं जा सकता और इस तरफ का जल इस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में उच्च भूमि है, पठारी भूमि है, ठीक है। तो दोनों तरफ का जो जल है वो विभाजित हो जाता है, इसलिए इसको जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा पठार जोस का पठार। यह पठार नाइजर तथा नाइजीरिया देश में स्थित है, ठीक है। नाइजर और नाइजीरिया ये गिनी की जो तट है यहाँ पर स्थित देश है दोनों, ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा इस पठार पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग एटलस में देखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा जोस के पठार पर स्थित है। इस पठार पर टिन के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग, टिन के भंडार जोस के पठार पर पाए जाते हैं। अगला चलते हैं हम लोग तीसरा पठार कतांग का पठार, ठीक है। पहला पॉइंट, यह पठार DRC तथा जाम्बिया में स्थित है। DRC कांगो हम लोगों ने पढ़ा था, रिपब्लिक ऑफ कांगो या फिर जायरे जो मध्य में अवस्थित है, और जाम्बिया देश में इसका विस्तार है। मुख्यतः 2 देशों में इसका विस्तार है, कतंगा का या कतांग का पठार का। यह पठार तांबे तथा कोबाल्ट के भंडार के लिए विख्यात है। इस पठार से लुआलाबा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। लुआलाबा नदी का उद्गम कतांग पठार से होता है, जो अन्य धाराओं के साथ मिलकर कांगो नदी का निर्माण करती है, ठीक है। जो कांगो नदी है या फिर इसको जायरे नदी भी कहते हैं, पहले इसको जायरे देश के नाम से जाना जाता था, अब कांगो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही है, लेकिन जो कांगो नदी का जो प्रारंभिक सोर्स है, ठीक है, या फिर पहली जो शाखाएं हैं उसको हम लोग लुआलाबा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बहुत सारी शाखाएं मिलती है और शाखाएं मिलने के कारण इसका आगे मुख्य नाम इसका कांगो रिवर या फिर कांगो नदी पड़ जाता है। ये दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग, ये 0 डिग्री को 2 बार काटती है कांगो रिवर, यहाँ से प्रवेश करती है फिर यहाँ से फिर वापस इस तरह से अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले विश्व का एकमात्र उदाहरण मिलता है, और वो नदी है जायरे या फिर कांगो नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? कतांग के पठार से। इसका जो शुरुआती नाम क्या है? लुआलाबा नदी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग बी का पठार, ठीक है। ये पठार दोस्तों आप लोग मैप में देखिएगा, जो कतंगा का पठार है इसके जस्ट नीचे है बी का पठार, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये अंगोला देश में स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार अंगोला देश में, ये अंटार्कटिक ओशन देखोगे आप लोग, यहाँ पर इसका विस्तार है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर से लगा हुआ देश है अंगोला, ठीक है। इसमें इसका विस्तार है। इस पठार पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। बी का पठार बॉक्साइट के भंडार के लिए जाना जाता है। इस पठार से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीका महाद्वीप की, जाम्बेजी नदी का उद्गम बी के पठार से होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग वृहद कारू का पठार, ठीक है। वृहद कारू का पठार, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, यह पठार दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका देश है इस प्रकार से, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। साउथ अफ्रीका कहते हैं इसको। यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस पठार पर लावा की परतें पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बहुत से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, हीरा और कोयला, इस प्रकार के खनिजों का भंडार है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हीरा का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पर हीरा का खनन होता है या फिर सोना का खनन होता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी खाने का निर्माण भी है जहाँ से सोना निकाला जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग पूर्वी अफ्रीका का पठार, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका का पठार, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये तो ध्यान रखना है आपको। पूर्वी अफ्रीका का पठार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा वन एवं जैव विविधता पाई जाती है।
इक्वेटोरियल क्षेत्र है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। इस पठार पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो स्थित है। ठीक है, किलिमंजारो हम लोगों ने पढ़ा था, किलिमंजारो पर्वत ये पूर्वी अफ्रीका पठार में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ अन्य कई ज्वालामुखी चोटियाँ भी पाई जाती है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, हम लोगों ने पढ़ा था। और जैसे देखते हैं हम लोग, इस पठार पर अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका जो अवस्थिति है वो कहाँ है, ये आपके पूर्वी अफ्रीकी पठार पर स्थित है। ठीक है, विक्टोरिया झील से आपको पता होगा यहाँ से वाइट नील नदी निकलती है ना, और आगे जाकर भी ब्लू नील से मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिए, विक्टोरिया झील महान ब्रंश घाटी का पार्ट नहीं है ना। बहुत सारी झीलें हैं अफ्रीका की जो महान ब्रंश घाटी का पार्ट है, लेकिन विक्टोरिया महान ब्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। केन्या में इस पठार का उपयोग रोपण कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो ठीक है चाय की खेती होती है, रोपण कृषि, बागान लगाते हैं, वो सारी खेती केन्या में इस पठार पर की जाती है, जैसे मुख्यतः चाय। ठीक है, यहाँ मसाई जनजाति का निवास है, ध्यान रखिए इस पठार पर मसाई जनजाति निवास करती है। अगला देखते हैं हम लोग, इथोपियन उच्च भूमि। इथोपियन उच्च भूमि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा था हम लोगों ने, ये वाला क्षेत्र अफ्रीका का, इसको इथोपियन उच्च भूमि कहा जाता है। इस पठारी क्षेत्र में गर्म तथा शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय जलवायु भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, पास में पूरा मरुस्थल है। इस पठार पर बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती है। ठीक है, खारे पानी की झीलें, एग्जाम्पल जिबूती में स्थित असल झील। ठीक है, ये एक खारे पानी की झील है। यहाँ मीठे पानी की ताना झील भी स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ताना झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है। ताना झील से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। हम लोगों ने अभी देखा था, विक्टोरिया से वाइट नील नदी निकलती है और ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है, और दोनों मिलने के बाद में नील नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सामान्य जानकारी, अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत और अफ्रीका महाद्वीप के पठार के बारे में डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।